हे एवरीबॉडी, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आज चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 2 है, विषय अध्याय 2, उसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो इसी के आईएमपी क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, गांधार, मगध, वज्जी या पांचाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था, एरन सागर, गुजरात, दतिया, मस्की या जूनागढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एरन सागर में मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 6ठी शताब्दी में भारत कितने महाजनपदों में बटा था। तो इसके ऑप्शन यहाँ है 16, 18, 17, 15। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका कि भारत 16 महाजनपदों में बटा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, कालिदास, ब्राह्मणभट्ट, हरिसेन या पतंजलि। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा इसका हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, अशोक ने, स्कंदगुप्त ने, रुद्रदामन ने या कनिष्क ने। तो राइट आंसर रहेगा रुद्रदामन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेदव्यास। तो इसका आंसर सबको पता है, इसके अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी ऑप्शन में चाणक्य दे दे तो आपको वो वाला भी राइट करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारे सामने है सही जोड़ियाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें महाजनपद के नेम दिए हैं और इधर उनकी राजधानियों के नाम दिए हैं, तो उनको मैच करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारी कुरु महाजनपद। तो इसकी राजधानी रहेगी इंद्रप्रस्थ, यानी कि फर्स्ट वाले का। उसके बाद सेकेंड है पांचाल, तो उसकी राजधानी रहेगी कंपील। उसके बाद सुरसेन, उसकी राजधानी रहेगी थर्ड की मथुरा। और उसके बाद गांधार, उसकी राजधानी रहेगी तक्षशिला फोर्थ। और उसके बाद है वत्स, तो इसकी राजधानी रहेगी कौशाम्बी। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारे सामने है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अभिलेख किसे कहते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो धातु, पत्थर या मिट्टी के बर्तन की कठोर सतह पर खुदे होते हैं। प्राय इनमें उन लोगों के विचार तथा उपलब्धियां लिखे होते हैं जो इन्हें बनवाते हैं, अतः इन्हें ही अभिलेख कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अशोक के अभिलेख मुख्यतः 4 लिपियों, अरामाइक लिपि, यूनानी लिपि, खरोष्टी लिपि तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। परंतु सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा शास्त्र क्या है। तो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत हम मुद्राओं का अध्ययन करते हैं तथा उन पर अंकित चित्रों, उनकी धातुओं का विश्लेषण भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। तो स्क्रीन पर आप इसका आंसर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज कौन था। तो सर ये काफ़ी आईएमपी भी क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है, क्योंकि ये बार बार आता रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने एक विशाल ग्रंथ इंडिका की रचना की, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखना है। 4 महत्वपूर्ण महाजनपद, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मगध, उसके बाद कुरु, पांचाल और गांधार और अवंती। मैंने 5 नाम बता दिए, आपको 4 ही लिखने हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग है। तो सबसे पहला हमारा जो इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो अशोक था उसका धर्म क्या था, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु जिन धर्म के सिद्धांतों का उसने प्रचार प्रसार किया वह किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं थे। अशोक के धर्म के सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौमिक थे, यानी कि जो भी धर्म को उसने अपनाया, धर्म के जो सिद्धांत थे वो किसी बौद्ध धर्म या जैन धर्म या हिंदू धर्म किसी एक से संबंधित नहीं थे, बल्कि जिसमें जो जो अच्छाइयाँ थी उनको मिलाकर उन्हें धर्म के सिद्धांत बनाए थे। और क्या क्या उनके धर्म के सिद्धांत है ये भी हमें लिखना है। तो देख लेते हैं। जैसे कि सदैव बड़ों का आदर करना, सत्य
सत्य बोलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, भिक्षु और सन्यासियों का साथ उदारता का व्यवहार करना, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार करना, जीवों पर अत्याचार न करना, अतः अहिंसा पर विशेष बल देना, सभी धर्मों का सम्मान करना, साथ ही धार्मिक आडंबरों का खंडन करना। ये सारे उसके धर्म के सिद्धांत थे। और इनमें आप लिख सकते हैं कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात की नियुक्ति की गई थी, यानी कि जो भी ये सिद्धांत थे उनका लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना सा, तो ये आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद यहाँ से ये इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन का वर्णन संक्षेप में करें, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, हमें इसके बारे में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, मौर्य प्रशासन का यहाँ पे वर्णन आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मौर्य प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी नगर से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को चारों दिशाओं में विस्तृत किया था, अतः मौर्य प्रशासन के अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं थी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या व्यवस्था थी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा राजकीय शासन। मौर्य साम्राज्य में राजा का शासन होता था, अतः साम्राज्य का प्रधान राजा होता था, सभी शक्तियों पर राजा का ही नियंत्रण होता था। उसके बावजूद भी राजा निर्कुंज तथा स्वेच्छाधारी नहीं होता था, यानी कि सारी शक्ति जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो वह स्वेच्छा यानी कि स्वयं की इच्छा करने लग जाता है, परंतु राजा ऐसा नहीं करता था, वो प्रजा के हित के ही कार्य करता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको मंत्री परिषद। चाणक्य के अनुसार सम्राट साम्राज्य का एक पहिया होता है, यानी कि जो राजा होता है वो पूरे साम्राज्य का एक पहिया होता है, अतः साम्राज्य को चलाने के लिए दूसरा पहिया मंत्री परिषद भी आवश्यक है। एक पहिया तो है पर दूसरा पहिया भी चाहिए, तो दूसरा पहिया मंत्री परिषद होता है, तो वो भी आवश्यक है। इसीलिए मौर्य साम्राज्य में मंत्री परिषद की व्यवस्था थी, जो राजा को परामर्श देते थे, यानी कि जो मंत्रीगण होते थे वो राजा के कार्यों के लिए राजा को परामर्श देते थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे राजनीतिक केंद्र। मौर्य प्रशासन के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिनमें मुख्य उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, साथ ही उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसिल शामिल है। तो ये सारे वहाँ के राजनीतिक प्रमुख केंद्र थे जो कि प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद सैन्य व्यवस्था, तो वहाँ पे सेना कैसी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चतुरंगी सैन्य व्यवस्था निर्मित की थी, यानी कि 4 तरह की, जिनमें पैदल सैनिक के साथ साथ हाथी, अश्व तथा रथ भी शामिल थे। इतनी बड़ी सेना के पीछे चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षाएं थी। अगला पॉइंट आप बना सकते हैं न्याय व्यवस्था। तो मौर्य साम्राज्य में चाणक्य के परामर्श पर बनी न्याय व्यवस्था थी, यानी कि जो चाणक्य उनके गुरु थे और प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो न्याय व्यवस्था बनाई गई थी वही वहाँ पर चलती थी। और इस न्याय व्यवस्था के मूल तत्वों को आज भी सभ्य संसार में अनुसरण किया जाता है, यानी कि वो जो न्याय व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी थी कि आज भी कुछ कुछ उसके जो मूल तत्व है उनका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार आप इसका उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये यहाँ से यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पहले ये लिखना है। चलिए अब इन 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मंत्री परिषद और राजनीतिक केंद्र, और उसके बाद इन 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मौर्य काल में विकसित राज तत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। यानी जब उत्तर मौर्य काल का टाइम आया तब कौन कौन से राज तत्व थे और उनके क्या क्या विचार थे, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, यानी कि डिस्कस करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड स्क्रीन पर है, उत्तर मौर्य काल, यानी कि उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत कुषाण, शक, क्षत्रप तथा गुप्त शासक सम्मिलित है। इनसे संबंधित राजधर्म के सिद्धांतों का विवरण निम्नानुसार है। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांतों की चर्चा। तो पहले उत्तर मौर्य काल में राजा उच्च प्रतिष्ठता प्राप्त करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़ता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुषाण शासकों ने प्रस्तुत किया है, यानी कि वो अपनी उच्च प्रतिष्ठा, यानी कि हम महान है ये बताने के लिए वो अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे। और ऐसा काम किसने किया है, तो कुषाणों ने, कुषाण शासकों ने। उसके बाद आगे कुषाण स्वयं को देवतुल्य बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण की। अतः संभवतः वह उन चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, अपने नेम के आगे देवपुत्र लगा लिया। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा उन्होंने जो चीन के शासक थे उनसे प्रेरित होकर किया, क्योंकि चीन के शासक अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र लगाते थे। उसके बाद जो शक थे, शकों का साम्राज्य प्रांत में विभक्त था, यानी कि पूरा जो साम्राज्य था उनको प्रांत में बांट दिया था। इन प्रांतों पर शक्तिशाली शक सामंत शासन करते थे। इन शासकों के राज तत्व के सिद्धांत भी धर्म से ही प्रभावित थे। यह शासक अपने नाम के आगे राजाधिराज, चक्रवर्ती, अधिराज, साथ ही देवपुत्र की उपाधि भी धारण करते थे, यानी कि ये भी कुषाणों की तरह अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते थे। उसके बाद यहाँ पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य के साथ ही अन्य साम्राज्य भी सामंतों पर निर्भर थे। यह अपने जीवन का निर्वाह स्थानीय संसाधनों के द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल है। यह शासक का आदर करते थे और उनसे सैनिक सहायता, यहाँ पर सैनिक आएगा, उन्हें सैनिक सहायता भी देते थे। तो इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आप यहाँ से यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन है सरदार और सरदारियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि सरदार जो वहाँ पे थे और उनके जो सरदारिये थे वो क्या है, उनके बारे में हमें समझना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। जबकि राजा क्या करता है, राजा जो अपने अधीन लोग होते हैं उनसे कर वसूल करते हैं और अपने समर्थकों में उसका वितरण कर देता है। यानी कि जो सरदार होता है वो शक्तिशाली व्यक्ति होता है और उसका पद वंशानुगत यानी कि उसके पिताजी अगर सरदार है तो वो भी सरदार हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, कोई और भी जिसमें ताकत होगी वो भी सरदार बन सकता है। और वो क्या क्या काम करता है, जो वो कार्य करता है उसे ही सरदारी कहा जाता है। तो उसके क्या क्या कार्य है, अनुष्ठान का संचालन करवाना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। तो चलिए, आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो भी महाजनपद थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। महाजनपद की निम्नलिखित विशेषताएं थी। महाजनपदों का विकास 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। दूसरी विशेषता, महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय यानी कि राजा के शासन वाली और 4 गणतंत्रीय, यहाँ जहाँ के गणों का शासन हो, ऐसी थी। उसके बाद इस काल में मगध, वत्स, अवंती, कौशल आदि सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे और वज्जी, कुरु, मल्ल, सुरसेन गणराज्य थे। कुछ गणराज्यों अनेक राज्यों के संघ थे, जैसे वज्जी गणराज्य 8 राज्यों का संघ था, मल गणराज्य 9 राज्यों का संघ था। उसी तरह आप एक काम करना, ये तीसरे वाले का इतना पूरा ना लिख के बस इतना ही लिख देना कि इस काल में मगध, वत्स, यह पूरी लाइन बस यहाँ तक, तो भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। फोर्थ, अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र प्रणाली का अनुसरण होता था या प्रचलन था। इन राज्यों में राजा का पद पैतृक होता था, यानी कि पिताजी है तो उसका पुत्र भी होगा। राज्य की समस्त शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। उसके बाद प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किलेबंद होती थी। उसके बाद 6th पॉइंट हम कह सकते हैं, महाजनपदों के राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य में शांति व सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए सेनाओं का संगठन करते थे। और 7th पॉइंट, महाजनपदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में राजा और अन्य व्यक्तियों के लिए नियम का निर्धारण किया। तो इस प्रकार आप महाजनपद की विशेषताएं बता देना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक 4th पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, 5th, और उसके बाद 5th के बाद इन 2-3 पॉइंट्स का फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीके किस हद तक परिवर्तित हो गए। यानी कि जब उत्तर वैदिक काल आया उस टाइम पे जो कृषि थी, एग्रीकल्चर था, वो कैसे परिवर्तित हो गया, उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है और बतानी है कि जब करों की मांग बढ़ने लगी तो मांग को देखकर किसानों ने कृषि की उपज बढ़ाने के तरीके व उपाय ढूंढे, जिससे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी कि ये किस टाइम पीरियड किसका है, उत्तर वैदिक काल का। तब कृषि के तौर तरीकों में बहुत परिवर्तन हुए जो कि निम्नलिखित है। तो पहला परिवर्तन क्या हुआ, हलों का प्रचलन। और कौन से हलों का, देखो यहाँ पे आगे है, उपज बढ़ाने का एक तरीका हलों का प्रचलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा व कावेरी की उवर कछारी क्षेत्र में हलों का प्रयोग शुरू हो गया था। जहां भारी मात्रा में वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करते थे। लोहे के फाल वाले हलों के कारण उपज में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। यानी कि एक चेंजेस क्या हुआ, हलों का प्रचलन शुरू हो गया। दूसरा, धान की रोपाई, यानी कि अब धान की रोपाई होने लगी थी। गंगा की घाटियों में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती जहां पानी अधिक हो। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती। तो ये सेकेंड चेंजेस हुआ, धान की रोपाई। उसके बाद थर्ड चेंज आया, कुदाल का प्रयोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड चेंज आया कुदाल का प्रयोग, ये रहा यहाँ पे। तो जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल जिससे हम निंदाई गुड़ाई का कार्य करते हैं, कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। तो थर्ड पॉइंट आपको बनाना है, कुदाल का उपयोग। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था, यानी कि जो सिंचाई व्यवस्था थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। उपज बढ़ाने का एक और तरीका हुआ, कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों के लिए कृषक समुदाय के द्वारा सिंचाई के साधन निर्मित किए गए। उसके बाद यहाँ पर एक और
पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग। उत्तर वैदिक काल में नई तकनीक का प्रयोग होना शुरू हो गया था, जिससे वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके बदले व कृषि उपज में वृद्धि होने लगी। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर देना है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। आपको भूमिका लिखना है, उसके बाद ये एक पॉइंट लिखना है। आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। धान की रोपाई, उसके बाद आप इन दोनों 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ बाकी है अब हमारे पेपर प्रश्न बैंक में। तो गाइस, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने सारे ऑल क्वेश्चंस को हल कर लिया है। तो इस वीडियो से अगर आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।